नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा के क्वेश्चन का, है ना। तो दरोगा का जितना भी पार्ट हो चुका है उसमें से कर रहे थे बिहार प्रवर्तन दरोगा जिसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उसका क्वेश्चन बैंक का कर रहे थे, है ना। और ये एग्जाम हो चुका है 26/12/2020 को। तो ये एग्जाम हो चुका है, उससे क्वेश्चन का पूरा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप सुनिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, ठीक ना। अच्छा, इसमें इससे पहले जो है इसका 2 पार्ट हो चुका है ना। पार्ट 1 में 1 से 25 तक क्वेश्चन था और पार्ट 2 में 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन था। और आज करेंगे पार्ट तीसरा में 50 से 51 से लेकर के 100 तक पूरा कर देंगे, है ना। तो पार्ट 3 में पूरा पूरा हो जाएगा ये, ठीक ना। पार्ट बाई पार्ट इसलिए करते हैं थोड़ा कि लंबा वीडियो नहीं हो, है ना। ऐसे एक एक पार्ट करने में जो है इतना 3.5 घंटा 4 घंटा टाइम लग जाता है, बहुत उतना देर मज़ा नहीं आता है फिर, है ना। तो इसको थोड़ा तोड़ के करते हैं, 1 से 25 तक 1 घंटा हो जाता है, फिर 25 से 50 तक 1 घंटा का, फिर उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। तो लंबा सेशन ना हो इसके लिए थोड़ा सा उसको पार्ट वाइज में बांट दिए हैं, ठीक ना। तो जो नहीं देखे हैं तो इसके पहले 1 से 50 तक आप जाकर देखिए, 1-2 पार्ट को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, और आ जाएगा ये तीसरा और अंतिम पार्ट कर देंगे इसको। हो सकता है कि 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो सकता है, एक हो सकता है कि 1 घंटा में हो जाए। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसका टाइम रहेगा, है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, देर करेंगे नहीं, है ना। आपको पता है कि बकवास अच्छा नहीं लगता है आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। 51 कहाँ है भाई? हाँ, 51। सब ठीक ठाक चल रहा है ना। चलिए देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन में है कि सूबा जो है देशों में से किसकी राजधानी है ना। तो सूबा तो हालांकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस देश है, बार बार से क्वेश्चन बनता रहता है। तो फिजी के होता है सूबा, फिजी के सूबा होता है ना, फिजी के होता है सूबा। बाकी वैसा कोई है नहीं, एगो बचता है टोंगा का। टोंगा का तो हमको भी याद नहीं था, है ना। टोंगा का राजधानी देता है नुकू अलोका, है ना। सॉरी, नुकू अलोफा देता है। हालांकि जल्दी सब पूछता नहीं है ना। तो वही याद रखिएगा, मेन रूप से सूबा फिजी का सूबा ही होता है। बाकी सब तुवालू, तो सालों नहीं, तुवालू होता है, वानुआतू होता है, सब तो जल्दी पूछता नहीं है। तो ना तो हम बोलेंगे, याद करिए। अगर आपको शौक है तो आप जाके गूगल पर कहीं पे बुक्स में देखते रहिए। हालांकि सब उतना जल्दी पूछता नहीं है। जो बहुत फेमस द्वीप है, सब द्वीप, छोटा छोटा द्वीप है ना, उसका ध्यान पूछ देता है। तो उतना जो बहुत फेमस नहीं है, बहुत छोटा द्वीप है, उसका नहीं पूछता है। जो फेमस थोड़ा सा टाइप का वो सब पूछता है ना। देखिए, जीके का मतलब ये ऐसा है कि अनंत जीके है, जीके का कोई सीमा नहीं है कि क्या ही पूछ सकता है। लेकिन आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, ऐसा पॉइंट पढ़ना है जब जो मैक्सिमम संभावना रहे कि जनरली पूछता है ये, है ना। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू चीज़ पढ़ते रहे, जो मेन सब्जेक्ट है वही छूट जाए, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाइज ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ करवाएंगे नहीं। जो मेन मुद्दा है सिर्फ उसी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप असंभावित क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, है ना। देखिए, आवृत्ति के आधार पर भूकंप मतलब सीधे सीधे इसका क्वेश्चन है कि भूकंप किस किस क्षेत्र में आता है भारतीय क्षेत्र में, है ना। तो याद रखिएगा, भूकंप जो है मुख्यतः जो अभी हाल फिलहाल 2015-16 में एरा में जी रहा है बच्चा सब, है ना। तो 15 में बहुत भयंकर भूकंप आया था, है ना, जिसका सेंटर उधर था, वो हिमालय क्षेत्र में था, है ना। तो भारत में भूकंप के जो क्षेत्र होता है, अधिकांश क्षेत्र, मैक्सिमम क्षेत्र जो होता है हिमालयी क्षेत्र में होता है। और एक होता है कच्छ के क्षेत्र में। कच्छ कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात का कच्छ क्षेत्र होता है ना। तो ये क्षेत्र, दोनों क्षेत्र जो है ना, वो उसको बोलते हैं भूकंप जोन के क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र बोलते हैं भारत में, है ना। अब इसमें से तुम आज आपको आ जाए कि किस स्टेट में, किस किस स्टेट में ज़्यादातर भूकंप आते हैं। तो आप रखेंगे हिमालयी क्षेत्र जितना भी होता है, जैसे ऊपर से देखते हैं हिमालय क्षेत्र आ जाता है पूर्व की ओर, है ना। तो उस सब स्टेट में आता है। जैसे थोड़ा सा ज्यादा है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कोई बिहार में रखिएगा, बिहार में ये रहता है ना। बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और फिर उधर चल जाइएगा तो चल जाएगा कहाँ पे, मणिपुर वगैरह में चल जाएगा, है ना। तो इस सब क्षेत्र में जो है ना, नागालैंड में हो जाएगा, इस सब क्षेत्र में हमेशा भूकंप पैदा रहता है, इसको रखिएगा। और एक और रखिएगा, यूटीज में, मतलब यूनियन टेरिटरीज में आता है वो, अंडमान निकोबार, तो वहाँ भी भूकंप आता है।
तो मुख्य रूप से मूल भूमि जो होता है यही सब होता है, उत्तरी भारत या हिमालय क्षेत्र बोल सकते हैं, और कक्ष का क्षेत्र बोल सकते हैं, इसमें भूकंप आता है ना। भूकंप को नापते हैं क्या, रिक्टर पे, रिक्टर स्केल पे मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। आपको पता होगा कि 6 से अधिक जो भूकंप का तीव्रता होता है वो अधिक खतरनाक होता है, 6 से कम थोड़ा सा उतना खतरनाक नहीं होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 में है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक था सआदत खान। सआदत खान है ना। सआदत खान का उपाधि था बुरहानुल मुल्क। बुरहान उल मुल्क इसका उपाधि था, है ना, सआदत खान के। अब देखिए, जब मुगल शासक जो है, मुगल सत्ता जो है बहुत अपने वर्चस्व पे था उस समय, तो उसमें तो कोई अलग राज्य नहीं हो पाया था, स्वतंत्र नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होने लग गया ना, तो उसके पश्चात जो है, उसके उपरांत जो है ना, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो है अपने आप को मुगल शासक से अलग घोषित करने की कोशिश किया। वो बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं, हम अलग अपना स्टेट स्थापित करेंगे। तो उसी में से 3-4 को जो है ना अलग स्वतंत्र स्थापित राज्य किया है। उसको याद रखिएगा अच्छे से, हमारे साथ सवाल वहां से बनता रहता है। जैसे एक होता है आपको उसमें से एक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अवध। अवध हो जाएगा कौन, सआदत खान। कहीं कहीं पे ये भी नाम रहेगा बुरहान उल मुल्क, दोनों याद रखना है ना। बुरहान उल मुल्क उपाधि था, सआदत खान नाम था। तो ये हो गया एक नाम। एक याद रखिएगा बंगाल। बंगाल के भी जो है, बंगाल भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और उसका जो संस्थापक था मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान बहुत फेमस है, उसका इतिहास भी बताएंगे उसका पूरा बंगाल का, है ना। तो मुर्शीद कुली खान किसका हो जाएगा, बंगाल का, है ना। एक रखना है हैदराबाद। हैदराबाद का रखिएगा निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, इसी का उपनाम था चिन किलिच खान। चिन किलिच खान भी उसी का उपाधि था, है ना। तो ये याद रखिएगा हैदराबाद के। एक रखना है आपको किसका, क्या रखना है, कर्नाटक, है ना। एक रखना है क्या, कर्नाटक के। कर्नाटक जो था ना, उसका जो अथी था, इसका नाम था सआदत उल्ला खान। सआदत उल्ला खान इसका जो संस्थापक था। तो कम से कम इसको याद रखना है, कौन कौन बोले, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक और एक ये बंगाल, सबका नाम को आपको याद रखना है, ठीक ना। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के अवध के बारे में, है ना। तो अवध का जो मेन संस्थापक था वो तो हो गया कौन, सआदत खान हो गया, सआदत खान, है ना। और संस्थापक हो जाएगा कौन, सआदत खान। कैसे लिखें, सआदत खान इसका संस्थापक था, जो 1722 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, है ना। 1739 में आपको बहुत भयंकर घटना हुआ बताते हैं। 1739 में जो है ना, भारत में नादिर शाह आक्रमण कर दिया था। नादिर शाह आक्रमण कर दिया था, यही 1739 में सवाल बनते रहता है कि नादिर शाह किसके शासनकाल में और कब आक्रमण किया था। तो रखिएगा, नादिर शाह आक्रमण किया था कब, 1739 में। और उस समय जो है ना बंगाल, सॉरी यहाँ अवध कौन था, अवध के सआदत खान, है ना। और उस समय बहुत जान माल की क्षति हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। और ये अपना मानहानि से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था बेचारा, है ना। तो सआदत खान क्या कर लिया, नादिर शाह से कर लिया, आत्महत्या कर लिया 39 में ही, है ना। तो इसका उतना कहानी है नहीं, है ना। और इसका बताए थे, इसका नाम क्या था, बुरहान उल मुल्क था। बुरहान उल मुल्क इसका उपाधि था। अब इसके बाद जो इसका शासक आया था किसका, अवध का। अवध का इसके बाद जो शासक आया था वो आया था आपको सआदत खान हो गया, है ना। उसका था सफदर जंग। सफदर जंग जो था इसका अगला था, और ये रहा था 1739 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। 1739 से लेकर के 1754 ईस्वी तक रहा था सफदर जंग, है ना, सफदर जंग। इसके शासन काल में ना एक बहुत बढ़िया घटना हुआ, जिसको आप ना, बढ़िया तो नहीं, झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको बढ़िया घटना क्या बोलिएगा। 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में मणिपुर में एक युद्ध हुआ था। 1748 ईस्वी में मणिपुर में एक युद्ध हुआ था। तो याद रखेंगे, चूंकि भारतीय क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो पूछ सकता है सवाल कि मणिपुर युद्ध कब हुआ, है ना। और ये हुआ था किसके बीच, ये हुआ था बता दे तो इंग्लैंड, मतलब कि अंग्रेज और मुगल के बीच। इंग्लैंड और मुगल के बीच हुआ था मणिपुर का युद्ध। इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक ना। और इसके बाद जो आता है, सआदत खान हो गया, सफदर जंग हो गया, इसका आता है शुजा उद दौला, है ना। शुजा उद दौला जो रहा है, ये रहा है 1754 से लेकर के 1775 तक।
75 तक। और इसके शासनकाल में ना बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ, बहुत बड़ा 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 और भयंकर और बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ है ना, सुजाउद्दौला के कार्यकाल में। सबसे पहला देखते हैं सुजाउद्दौला के कार्यकाल में क्या हुआ है। तो 1700 मार्का तो खराब हो गया ये, 1760 में, है ना, 1760 ईस्वी में हुआ है क्या, 1760 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ है बांडी बास का युद्ध, है ना, बांडी बास का युद्ध हुआ है, बांडी बास का युद्ध। अब देखिएगा इसमें अंग्रेज और फ्रांस लड़ा था, है ना। तो इसमें अंग्रेज जो था उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो क्या था, कौन, अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, और फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लैली जो है फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था। यहाँ सवाल बहुत बार बनते रहता है। और इसको हम अगर बोले ऐसे तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का पार्ट था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का ये पार्ट था। तृतीय कर्नाटक युद्ध समझते हैं 1756 से था 1763 तक, 1756 से 1763 चला था तृतीय कर्नाटक युद्ध, है ना। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, है ना। और इसी के कार्यकाल में जो है 1764 में होता है क्या, बक्सर का युद्ध। 1764 में सबसे भयंकर घटना होता है क्या, बक्सर का युद्ध, बहुत फेमस है ना। आप देखिएगा बक्सर का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था, तो आप देखिएगा मेरे सासू साथ देखना है आपको, है ना। लड़ा था किससे, मेरे सासू लड़ा था इंग्लैंड से, है ना। ऐसा क्या 1764 में हुआ था बक्सर के युद्ध, मेरे सासू इंग्लैंड से। इसका मतलब होता है मेरे साथ देखिएगा मेरे से मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, यही सुजाउद्दौला, है ना, कहाँ लिखे हैं सुजाउद्दौला, ये, है ना। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जो मुगल काल का मुगल वंश था, और सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ा था इंग्लैंड से। लेकिन फिर भी ये जो है ब्रिटिश से लड़ा था, लेकिन फिर भी तीनों मिलकर हार गया था, है ना। तो कहा जाता है कि इसके बाद ही, मतलब कि बक्सर युद्ध के बाद ही भारत पर ब्रिटिश सत्ता का जो है ना बहुत ही प्रभाव पड़ गया, क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा जो राजा था तीनों मिलकर हार गया था। तो बचा कौन, फिर छोटा छोटा बचा था, तो वही वहाँ से बचा सो जम गया था, है ना। तो ये यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको बनता है, याद रखिएगा। 1757 घटना भी इसी कार्यकाल में, 1757, है ना। और देखो 1757 घटना हुआ, 1757 घटना हुआ है, 1761 पानीपत के तिरछे युद्ध, ये हो गया 1757 पलासी का युद्ध, है ना। तो ऐसे ऐसे घटना जो हुआ है वो याद रखिएगा, है ना। चलिए ये सब कहानी था। अच्छा, इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है अवध का, क्या बोले, अवध का पहले कौन था, सादत खान, दूसरा सफदरजंग, तीसरा सुजाउद्दौला, और अंतिम जो था, सबसे अंत में जो था वो था वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम शासक था, है ना। यहाँ सवाल बहुत बार बनता रहता है कि अवध का अंतिम शासक या अंतिम राजा कौन था, तो वाजिद अली शाह था, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर रखना है कि एक अंग्रेज थी शासक था, शासक उसको बोल सकते हैं, उसका अधिकारी था, उसका नाम था आउट्रम उसका नाम था। आउट्रम जो है अपना रिपोर्ट दिया था अपने वायसराय को, तो इसको बोल सकते हैं गवर्नर जनरल को, अपने दिया था किसको, अपने गवर्नर को रिपोर्ट दिया था, है ना। और इसी आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर इस अवध को जो है ना अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में अवध का क्या हो गया, अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। कौन किया था, ये क्या था, डलहौजी। उस समय इसका गवर्नर कौन था, डलहौजी। और डलहौजी किसके कहने पर किया था, यही आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो यहाँ से ये सब सवाल बनता रहता है, इसको रखना है, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 53 में बहुत हो गया, 53 में जितना होना था कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है। तो अपाचे बहुत फेमस जिस समय आया था 2019-20 में, तो बहुत फेमस क्वेश्चन था। अपाचे हेलीकॉप्टर आया था, ये फाइटर प्लेन है, स्पेशली फाइटर प्लेन है, लड़ने वाली जहाज है ना। तो ये अमेरिका का फाइटर प्लेन है, भारत खरीदा था अपाचे, है ना। तो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है ना।
मतलब कि ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो प्रशांत महासागर ज्वालावृत्त जो अंतर्गत आता है ना, वो है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जो सर्कल है उसके अंदर आता है। फ्यूजियामा जापान में अति द्वीप है, उसी पर ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी जापान का, रखिएगा। वहीं पे अगर रहेगा सेंट हेलेना, तो सेंट हेलेना जो है ना अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, उसी का सेंट हेलेना जो है ये अंटार्कटिका का एक ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका के ज्वालामुखी है कौन? सेंट हेलेना। और एक है विसुवियस। विसुवियस जो है इटली का ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी ही है ना। अच्छा, इटली कहाँ पे? भूमध्य सागर में पड़ता है, तो ये हो गया भूमध्य सागर में, है ना। सेंट हेलेना हो गया कहाँ पे? अटलांटिक में, है ना। और ये फिर जमा होता है कहाँ पे? प्रशांत में, ठीक ना। तो ऐसा रखना है आपको। अच्छा, कुछ बात करते हैं ज्वालामुखी से। तो कौन कौन सा ज्वालामुखी किस किस क्षेत्र का है, या मतलब कहाँ कहाँ का है, किस लिए फेमस है, जो सवाल बनता रहता है हमेशा। देखिए, अगर रहे उत्तरी प्रशांत का चौराहा, किसको कहते हैं? तो देखिएगा हवाई द्वीप कहते हैं। उत्तरी प्रशांत का चौराहा हवाई द्वीप हो गया। उसी प्रकार से रहेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा, तो कहना है फिजी। दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा तो फिजी, है ना। यही रहेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी होता है कोटापैक्सी इक्वेडोर में है ना। यही रहेगा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना, वो है आपको कौन? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ, है ना। सर्वाधिक सक्रिय, है ना। सर्वाधिक सक्रिय है कौन? सर्वाधिक सक्रिय जो है किलाउए जो हवाई द्वीप पर है ना। और अगर रहेगा सबसे बड़ा ज्वालामुखी, है ना, तो रखना है मौना लोआ। सबसे बड़ा में हो जाएगा मौना लोआ, सबसे सक्रिय में हो जाएगा किलाउए। और एक जो होता है भूमध्य सागर का, जिसको बोलते हैं प्रकाश स्तंभ, है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसको कहते हैं, वो है कौन? एक जगह कौन? स्ट्राम्बोली जो इटली में है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है हमेशा, बार उसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो जलीय जीव जो है भारत का जो है कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव है गैंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अच्छा, जो क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पे कई बार हो सकता है गलती टिक लगा रहता है, तो कोई दूसरा कोई बनाया है तो गलती मार दे, तो सबको क्वेश्चन को नहीं देखिएगा कि इसमें मारा हुआ है कौन, है ना। जो हम बोलेंगे वो आंसर सही रहेगा। देखो, इसमें व्हेल मारा हुआ, जबकि इसका आंसर है गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया, है ना। देखिए, अब ये तो कॉमन सी बात है कि कोई कहीं पे हत्या हो रहा है, आगजनी हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ही दिया हुआ है जनसंहार, तो जनसंहार का प्रयोग किया गया था। विभाजन तो कर नहीं सकते विभाजन, हालांकि विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखिए, बात ऐसा है ना कि 1946 ईस्वी में जब आया था भारत में कैबिनेट मिशन, पता है ना, कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 ईस्वी में, तो उस समय भारत सचिव जो था, भारत सचिव का मतलब कहाँ? ब्रिटेन में भारत के जो अधिकारी था, है ना, तो उस समय था पैंथिक लॉरेंस। तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ही यहाँ पे आया था कैबिनेट मिशन, है ना। और वही जो है बोला था कि भारत को, जब भारत को सत्ता सौंपने से पहले यहाँ पे संविधान बना दिया जाए ताकि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छे से चले, है ना। तब संविधान सभा बन गया 46 में, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। और मुस्लिम लोग बोला कि हमको जब भारत में नहीं रहना, हमको अलग राष्ट्र चाहिए, है ना। तो अलग राष्ट्र मांगने के लिए क्या किया? पूरा विद्रोह किया, और उसी में जो है बहुत सारा जनसंहार हुआ, है ना। और स्पेशली जो है बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया। कलकत्ता में बहुत खून खराब हुआ था, बहुत भयंकर मार हुआ था। बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब में सबसे अधिक भयंकर मारामारी हुआ था। और कहा जाता है कि बंगाल के गलियों में लाश इतना बड़ा था कि भेड़िया जो है कुत्ता वगैरह खाता नहीं था, उसका मौज हो गया था। चील हो गया, कुत्ता हो गया, बढ़िया हो गई, सबका मौज हो गया था। सब कुछ राइटर्स का कहना है, मतलब इतना मारकट हुआ था उस समय, है ना। तो ऐसे घटना को क्या बोलेंगे? जनसंहार ही बोला जाता है ना। तो जनसंहार इसको बोलते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 58 में है कि निम्न में कौन सी संस्था संविधानेतर है? संविधानेतर का मतलब होता है संविधान से इतर है, संविधान से हट के, मतलब संविधान में उसका जिक्र नहीं है। तो किसका हो जाएगा? नीति आयोग का हो जाएगा। नीति आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है, तो जो अभी बना है 2015 में आया है,
है ना, तो इसका नहीं होगा। बाकी हो गया निर्वाचन आयोग हो गया, इसका तो होगा करता निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की व्याख्या है। वित्त आयोग 280 में वित्त आयोग की व्याख्या, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्याख्या है। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1921 में, है ना, आप देखिएगा। तो इस संविधान में इसको रखा गया लोक सेवा आयोग को, और यही रहेगा संघ लोक सेवा आयोग को कब रखा गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में रखा गया था संघ लोक सेवा आयोग के, और सिर्फ लोक सेवा आयोग रहेगा तो 1919 अधिनियम के तहत बना था ये 26 में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन रखना, ये सब संविधान में है। बाकी जो देखो, अगर संविधान इतर रहे, संविधान से हट के रहे, संविधान में नहीं रहे, समझिएगा जहाँ पे आर्टिकल में कभी नहीं पढ़ेंगे उसका उल्लेख, तो समझिएगा वो संविधान में नहीं है वो, और जिसका आर्टिकल में उल्लेख है तो संविधान में है वो, है ना। चलिए 59वां क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स है, इसको छोड़ते हैं। 60 में आते हैं। 60 में है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं फिलहाल में, तो अभी जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12, है ना। पहले था 8, मूल संविधान में बोलेगा ना, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 था, लेकिन अब जो है संविधान में अनुसूचियों की संख्या हो गया है कितना, 12 गो हो गया है ना, मतलब कि 4 गो बढ़ गया है। अब 4 गो कौन कौन सा बढ़ गया है तो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, है ना। मतलब कि 9, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 बढ़ गया है ना। तो ये कब कब जुड़ा है और किस किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ गया है, थोड़ा सा इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, और किस किस में क्या है। बहुत शॉर्टकट तरीके में इसको रखना है, एवं बहुत ईजी आता है, और बिहार के लगभग लोग एग्जाम में पूछ रहता है इससे क्वेश्चन। बिहार SSC हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार कोई भी एग्जाम रहेगा पूछ रहता है, सेंट्रल और रेलवे के सब जो है ना पसंदीदा क्वेश्चन है ना। और सब आसान भी है, सब छूटेगा समझिएगा कि बहुत दिक्कत है। देखो आधा अनुसूची, अनुसूची है ना, अनुसूची रखना है। पहले था शुरू में मूल संविधान में 8 गो, लेकिन अब हो गया है 12 गो, है ना। अब हो गया कितना, 12 गो। अब रखना है आपको SS और SC जन सभा से बदला पंचनगर, इतना रखिएगा तो काम हो जाएगा। 12 अनुसूची आ जाएगा इसमें, है ना, इसी ट्रिक में, है ना। क्या क्या लिखें, SS और ऐसे लिखना, और अलग अलग, SC जन सभा से बदला पंचनगर। अब देखो ये है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इस तरह से 12 अनुसूची हो गया आपको इसमें, है ना, इस ट्रिक में। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। अब 12 अनुसूची में क्या क्या है, थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। एस से होता है स्टेट, मतलब कि भारत में जितने भी स्टेट है, यूटीज है, ये सब का वर्णन है अनुसूची 1 में, बस इतना सा बात है। हो भारत में जितने भी अनुसूचित स्टेट है, कितना राज्य और अनुसूचित यूटीज को क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश, और लंबा है तो बोलने से बोल देते हैं ऐसा ऊपर में यूटी, हाँ, संघ शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरीज। तो इसका वर्णन कहाँ पे है, अनुसूची 1 में है। एस से होता है सैलरी, जितने भी आपको राज्य के आदमी होंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुखिया, ये सब जितना होता है उसको बोलते राज्य के आदमी, उस सबका सैलरी का व्याख्या किया गया है अनुसूची 2 में, सैलरी की, है ना। ओ से होता है ओथ, OATH, ओथ का मतलब होता है शपथ, है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का तो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसका वर्णन कहाँ पे है, अनुसूची 3 में। और आखिर रखना रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, है ना, प्रतिनिधि। राज्यों का केंद्र में या राज्यों का संघ में प्रतिनिधित्व होता है ना, हर राज्य का। तो इसका वर्णन कहाँ पे है, अनुसूची 4 में है ना। और SC से होता है, SC मतलब कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के बारे में स्पेशल व्याख्या किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूचित जनजाति यहाँ पे है, अनुसूचित जनजाति का व्याख्या किया गया है कितने में, अनुसूची 6 में। तो अनुसूचित जाति रहेगा, है ना, तो अनुसूची 5 में, और अनुसूचित जनजाति रहेगा तो 6 में, ठीक ना। देखो सभा में 2 गो है, सा से होता है सूची, है ना, और भा से होता है भाषा, है ना। तो भारत में जो है सूची 3 प्रकार के होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना। तो किस सूची में कौन से संशोधन करेगा, इसका मतलब सूची का वर्णन कहाँ पे है, तो अनुसूची 7 में है, ठीक ना। और भाषा का वर्णन कहाँ पे, अनुसूची 8 में। यहाँ सवाल ये भी बनता रहता है कि भाषा कितना था,
मूल संविधान में भाषाओं की संख्या था 14। मूल संविधान में भाषा कितना था 14, लेकिन अब कितना है, अब है 22, मतलब कि 8 कोई जुड़ गया है। कौन कौन जुड़ा जल्दी देख लीजिए, 1967 में जुड़ा है, 1991 में जुड़ा है, 1991 में, और 2003 में जुड़ा है ना। ये 21वां संविधान संशोधन, ये 71वां संविधान संशोधन, और ये 92वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन है ना। 67 में जुड़ा है सिंधी, है ना। 91 जुड़ा है, आधा ठीक है, 91 आधा है नेमको, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी भाषा जुड़ा गया है कौन, 91 में। और 2003 में जुड़ा गया 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो जुड़ा गया है 2003 में, ठीक है। तो भाषा हो गया ये 14, अभी फिलहाल बकरे को 22 गो। शेष होता है संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण है अनुसूची 9 में, और बदल होता है दल बदल की व्याख्या किया गया है अनुसूची 10 में, है ना। पंचायती राज की व्याख्या किया गया अनुसूची 11 में, और नगर पालिका की व्याख्या किया गया अनुसूची 12 में, ठीक ना। देखो तो जुड़ा है कौन, बाद जुड़ा है कौन, यही सब 9, 10, 11 बार जुड़ा है बाद में। अब देखेंगे ये जुड़ा है 9वां से जुड़ा है 1952 में, 10वां जुड़ा है 1985 में, 1985 में, 11वां जुड़ा है 1992 में, 1992 में, और ये जुड़ा है 1993 में, है ना। ये जुड़ा है प्रथम संविधान संशोधन, ये जुड़ा है आपको 52वां संविधान संशोधन, ये जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन, ये जुड़ा है 74वां संविधान संशोधन। तो ऐसे करके सबका रखना है, ठीक ना। और किस किस में क्या है आपको जुड़ा है सब बता दिए हम, ठीक ना। चलिए अब आगे करते हैं, बहुत हो गया इसके बारे में। कहाँ हो गया, हाँ 60 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। चलिए 61 में है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो विनाइट्रीकरण मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, उसमें कौन भाग लेता है, राइजोबियम, राइजोबियम भाग लेता है, राइजोबियम, है ना। 62 में मैथमेटिक्स हो गया। 63 आते हैं, 63 में है कि निम्न में कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है ना। तो अंग में से इसका ऑप्शन के हिसाब से जगह आपको 2, 3 और 4, मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद होगा। और 64 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा होता है न्यू शेकेल, इसमें सिर्फ शेकेल दिया तो शेकेल ही कर सकते हैं आप, है ना। तो न्यू शेकेल जो है इजराइल के मुद्रा है। और क्वेश्चन नंबर 65 में है कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर के, वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर के, है ना। अब देखिए 8 अक्टूबर आया है, तो जितना भी अक्टूबर मंथ में दिवस है सब आपको रखना है अच्छे से, है ना। अक्टूबर महीने में जितना भी दिवस है सब जल्दी जल्दी बोलते हैं, आप रखिए, जो कोई इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बोलने हैं खाली। अक्टूबर महीने में जो पहला जो अक्टूबर होता है, मतलब 1 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, ठीक है। 1 अक्टूबर स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, है ना। वृद्ध जन दिवस और चीन दिवस 1 अक्टूबर के, है ना, ठीक ना। 2 से 8, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, इसको बोलते हैं एक सप्ताह। 2 से 8 को मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह, ठीक ना। और ये बात रखिएगा 4 से 10 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर अंतरिक्ष सप्ताह, ठीक ना। चलिए हो गया। आते हैं 5 में, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर होता है विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, ठीक ना, हो गया 5 अक्टूबर। और आते हैं 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर में होता है पर्यावास दिवस और कपास दिवस, दोनों 7 अक्टूबर के। 8 अक्टूबर के ही वायुसेना दिवस, है ना। 9 अक्टूबर में होता है ये डाक दिवस, विश्व डाक दिवस और विदेश सेवा दिवस, डाक दिवस और विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर, है ना। आते हैं 10 अक्टूबर में होता है दृष्टि दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस, दृष्टि दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोनों 10 अक्टूबर के, है ना। 11 अक्टूबर होता है जेपी जयंती और बालिका दिवस, मतलब जयप्रकाश जयंती और बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ठीक ना। 11 अक्टूबर 11 हो गया, ठीक ना। और आते हैं अब कहाँ पे आते हैं 14 में। 14 में होता है क्या, 14 अक्टूबर को होता है आपको मानव दिवस, स्टैंडर्ड मानव दिवस, है ना। 16 को होता है खाद्य दिवस, है ना। और अक्टूबर में, है ना, तो आते हैं अक्टूबर में, और कहाँ से आ जाते हैं अक्टूबर हो 14, उसके बाद
17 17 भयंकर है। 17 में विश्व ट्रॉमा दिवस, विश्व ट्रॉमा दिवस है ना। और एक और है विश्व ट्रॉमा दिवस हो गया, और निर्धनता निवारण दिवस, निर्धनता निवारण दिवस है ना 17 के, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा वहाँ से आता था, तो लास्ट में जाता है क्या, 31 अक्टूबर को होता है विश्व एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर के विश्व एकता दिवस। और 31 अक्टूबर के ही इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि था। 30 अक्टूबर को मनाते हैं मितव्ययिता दिवस, मितव्ययिता दिवस, कम खर्चा करना है ना 30 अक्टूबर के। और इधर कहाँ कहाँ पे आते हैं तो एक तो होगा कहीं पे 24 अक्टूबर में होता है उपभोक्ता दिवस होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ दिवस जो है आपको याद रखना है, ठीक ना। और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे दिसंबर का दिवस, दिसंबर में भी कुछ कुछ सप्ताह दिवस होता है ना। दिसंबर में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिवस होता है, थोड़ा जल्दी रिपीट कर लेते हैं ना। 1 दिसंबर जो होता है 1 दिसंबर उसको उस दिन मनाते हैं एड्स दिवस। 2 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, दिव्यांग दिवस, 3 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, दिव्यांग दिवस, है ना। और 4 अक्टूबर को मनाते हैं नौसेना दिवस, 4 अक्टूबर को नौसेना दिवस, 4 अक्टूबर को क्या हो गया नौसेना दिवस। 5 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 अक्टूबर, है ना। 6 अक्टूबर को क्या हो गया, नागरिक सुरक्षा दिवस। और 7 को मनाते हैं झंडा दिवस, 7 अक्टूबर को नागरिक झंडा दिवस। 9 अक्टूबर को मनाते हैं, 9 अक्टूबर को होता है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोध दिवस, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 अक्टूबर के, है ना, 9 अक्टूबर, ठीक ना। और अक्टूबर नहीं, दिसंबर है ना। 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर होता है पर्वत दिवस, 11 दिसंबर पर्वत दिवस होता है, याद रखिएगा। और आते हैं 14 दिसंबर में होता है पाई दिवस, है ना। और 15 में होता है उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 दिसंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना। 15 हो गया। अब आते हैं 19 दिसंबर को होता है गोवा और दमन द्वीप के मुक्ति दिवस, है ना। और 20 को होता है विश्व गौरैया दिवस और हैप्पी डे, मतलब कि खुशी का दिवस, 20 दिसंबर के, है ना। और कहाँ से आते हैं 20 अक्टूबर में, यही था ना, क्या गलती मैंने बोल दी है, एक सेकेंड, नहीं एक सेकंड गलती हो गई, तो लग रहा था 20 मार्च के है वो, है ना, 20 मार्च के है एक तो हैप्पी और गौरैया, ये बाकी तो ठीक है। 19 के बाद दिवस हो गया विश्व की एकता दिवस है, मानव एकता दिवस 20 दिसंबर के मानव एकता दिवस है। और 22 के हो गया फिर आपका वो है 22 दिसंबर के गणित दिवस, 23 दिसंबर के हो गया किसान दिवस, है ना, किसान दिवस हो गया 23 अक्टूबर के, 10 दिसंबर के। और कहाँ पे दिसंबर में आते हैं, एक और कुछ दिया हुआ है दिसंबर में, हाँ 24 में है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और बाकी तो कुछ नहीं है वैसा है, ठीक ना। कुछ मार्च का दिवस जो है, जैसे 3 मार्च को होता है दिव्यांग दिवस, 3 मार्च को होता है क्या, दिव्यांग दिवस। 4 मार्च को होता है सुरक्षा दिवस, 3 मार्च हो गया दिव्यांग दिवस, 4 मार्च होता है सुरक्षा दिवस। और 8 मार्च के है सबसे भयंकर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 8 मार्च के ही मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस भी 8 मार्च के ही मनाते हैं, है ना। 8 मार्च को भी धूम्रपान निषेध दिवस। फिर रखिएगा 12 मार्च को मनाते हैं क्या, मॉरिशस दिवस। चलिए कुछ कारण से थोड़ा सा इशू हो गया था, बढ़ाते हैं क्वेश्चन और आगे, क्वेश्चन नंबर दिवस वाला हो गया था, अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर जो है उसको कौन लॉन्च किया था, तो उसको लॉन्च किया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को लॉन्च किया था इंश्योर पोर्टल को। और ये तो करेक्ट अफेयर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि निम्न में कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है, तो याद रखिएगा ओमेगा बराबर 1/√LC जो है ना उसके लिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। सामान्य ताप पतन दर मतलब पता होगा लो घटना, है ना। तो पता है आपको कि 1 किलोमीटर बोलते हैं या 1000 मीटर बोलते हैं, 1000 मीटर ऊपर जाने पर जो है ना 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान घट जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6.06 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही होगा आंसर, है ना।
मतलब ये कि 1000 मीटर ऊपर अगर हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि निम्न में कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है वो है INS अरिहंत। अरिहंत जो है प्रथम परमाणु पनडुब्बी भारत के। और क्वेश्चन नंबर 70 तो मैथमेटिक्स हो गया, इसको छोड़ते हैं। 71 में करंट अफेयर है, यही 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये तो गोवा में हैदराबाद होता है। करंट को छोड़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल जो है ना वो है नाग। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है ना। बाकी आकाश जो हो गया वो पृथ्वी से हवा में मार करने वाली है, त्रिशूल भी वही है, और अग्नि भी उसी तरह का मिसाइल है ना। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका बुक है। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो बुक है वो है सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली का है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, है ना। और बीबी लक्ष्मण का जो बुक है 289 बियॉन्ड करके लिखा हुआ करके इसका बुक रहेगा, तो हो जाएगा क्या, बीबी लक्ष्मण का, है ना। और 74 नंबर क्वेश्चन में है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र होता है क्या। बैरोमीटर मापते हैं वायु दाब। एनेमोमीटर जो होता है, ऑप्शन दे ऑप्शन नंबर सी में एनेमोमीटर हवा की गति मापते हैं एनेमोमीटर से, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि किस से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था। तो रोहित शर्मा को दिया गया था, है ना। तो पुराना क्वेश्चन हो गया है। देखिए 2020 में ही 2020 में 21 में राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो देखिएगा इसका नाम बदल गया है। और अभी 2024 के लास्ट में जब मध्य प्रदेश में पूछने का क्वेश्चन बनेगा कि राजीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो देखेंगे उसमें 4 को मिला है, लेकिन उसमें से एक नाम आता है एक जो अभी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती है मानू भाकर, निशानेबाजी थी, उसको मिला है खेल ध्यानचंद खेल पुरस्कार, है ना। तो याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे। अब 76 साइंस का थी रीजन अथी दिया हुआ है मैथ का। 75 में आते 77 में आते 77 क्वेश्चन 77 में है कि कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। तो ये नहीं में हो जाएगा कौन, देवदास हो जाएगा। देवदास। देवदास जो है वो बुक लिखा हुआ है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे हैं देवदास। बाकी सब क्राइसिस इन द सिविलाइजेशन होता है, गीतांजलि होता है, जनगणमन होता है, सब लिखे हैं कौन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही, है ना। हालांकि गीतांजलि के लिखने पर जो है इनको मिला था आपको क्या, नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। भारत सबसे पहला भारतीय थे जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में, तो गीतांजलि के लिखने पर, है ना, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है ना। हालांकि इसमें जितना भी गैस दिया हुआ है सब हरित गृह गैस ही है, लेकिन सबसे कम चूंकि SO2 है तो SO2 को कर सकते हैं आप, है ना। SO2 भी हरित गृह गैस ही होता है, लेकिन बहुत कम उससे हरित गृह प्रभाव होता है, तो वही ऑप्शन बाकी बचा हुआ है। बाकी NO2 भी होता है, N2O भी होता है, CO2 भी होता है, CH4 भी होता है। ये पूछेगा सबसे अधिक कौन होता है, तो CO2। हरित गृह पूरे हरित गृह प्रभाव में 60% योगदान है CO2 का, और सबसे कम मतलब कि SO2 मात्र 6% इसका योगदान होता है ना। N2 जो है उसका 14% के पास योगदान होता है। CH4 मिथेन का होता है 20% के आसपास योगदान होता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, यहाँ से यही सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी। तो देखिए वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था 1930 में हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह यही रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे 1925 ईस्वी में MN राय। और ये सवाल ऐसे से पूछा हुआ है। MN राय की स्थापना किए थे 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसको भाकपा बोलते हैं, भाकपा, है ना। चलिए हो गया 79। 80 में आते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। तो देखिए ज्वारीय जो ऊर्जा होता है वो होता है पुनर्भरणीय, मतलब कि इसको रिसाइकलिंग फिर से कर सकते हैं। रिसाइकलिंग तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसको नवीकरणीय बोल सकते हैं, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रकार है ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि ईटा इपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर है। तो ईटा इपू बांध जो है ना वो है पराना नदी पर है ईटा इपू बांध। और क्वेश्चन नंबर 82 में है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल
भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो नई पहल शुरू किया गया है ना, हालांकि करंट अफेयर है, तो इसका नाम है सहेली, है ना। क्या नाम हो जाएगा? मेरी सहेली नाम हो जाएगा, मेरी सहेली, है ना। और क्वेश्चन नंबर 83 में है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीनतम बंदरगाह जो है कौन है? लोथल है, लोथल प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है ना। आप कभी ट्रिक बताए होंगे, लोभी मोदी चांद से रखी काली घाघरा को हारा। लोभी मोदी चांद से रखी काली घाघरा हारा, ये नदियों का नाम है, मतलब कि कौन सा शहर या कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लोभी होता है लोथल, लो से, और भो होता है भोगवा, है ना। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से 4 का साक्ष्य मिला है, बहुत सारा साक्ष्य मिला लोथल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार, ये पर सबको मिला है, करंट है क्वेश्चन, को छोड़ते हैं। 85 में है भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर, इसका नाम परम है, इजी क्वेश्चन है। 86 में है 19 का विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता खिताब, तो करंट है, पीवी सिंधु जीता था। और 87 में 87 महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो देखिए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तो जो था वो था चंपारण में सत्याग्रह इनका पहला था, है ना। देखिए लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा, बोलते सीधे सीधे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब कब किए हैं? देखो सबसे पहले किए हैं 17 में, चंपारण में। पहला बोलते हैं आंदोलन का नाम, है ना। सही से हो रहा है ना रिकॉर्ड? हाँ चलिए ठीक है। 17 में किए थे चंपारण में, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत बिहार में विशेष करके, है ना। और आते हैं 1918 में किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ आंदोलन, मिल मजदूर के खिलाफ आंदोलन किए थे ना। वहाँ पे मिल मजदूर जो है ना अपना वेतन बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, तो इसलिए आंदोलन किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर। फिर 1918 में ही किए थे खेड़ा आंदोलन। कहा जाता है कि ये पूर्ण किसान आंदोलन था, ये खेड़ा आंदोलन, है ना। किसान जो उसमें बहुत अकाल पड़ गया था, तो किसान जो है राजस्व देने के लिए, मतलब कि वो रेडी नहीं था, राजस्व देने का क्षमता मतलब नहीं था, है ना। तो राजस्व के रोकने के लिए किया गया था ये खेड़ा आंदोलन 1918 में, है ना। इसके बाद किए थे खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, बहुत भयंकर आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन। आधा कीजिएगा 17 अक्टूबर को मनाया जाता है खिलाफत दिवस, है ना। यहाँ से रखना है खिलाफत दिवस, खिलाफत आंदोलन जो किए थे महात्मा गांधी, है ना। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन? क्योंकि दुनिया में जितने भी मुसलमान कंट्री है, जहाँ भी मुसलमान है, तो अपने खलीफा को सर्वोच्च मानता था, है ना। और खलीफा पद को मानने से इनकार कर दिया था ब्रिटिश के लोग। इसी के खिलाफ जो है पूरे वर्ल्ड में हुआ था ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो भारत में भी हुआ था, है ना। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। यहाँ से रखना है कि खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था CR दास, चित्तरंजन दास जो है खिलाफत आंदोलन के विरोध किए थे। यहीं पर रखना है कि इसका प्रचार कौन किए थे या सपोर्ट कौन किए थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम इसका सपोर्ट किए थे। और इसी के सपोर्ट में समर्थन में एक लिखते समाचार पत्र अल हिलाल। तो यहाँ सवाल बनता है कि अल हिलाल किसका समाचार पत्र है? तो अब्दुल कलाम का। इस बात रखना है ना। ये हो गया। और कौन 1919 में किए थे असहयोग आंदोलन। अब देखो खिलाफत हो गया, उसी समय रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस सबको मिला करके जो है महात्मा गांधी जो सोचे थे कि अब थोड़ा सा इसको हटाया जाए ब्रिटिश को। तो वही समय किए थे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। हालांकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, क्योंकि उसी समय चौरा घटना हो गया था, हाँ, तो बंद हो गया था। 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, 1930 ईस्वी में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जिसमें से साबरमती से दांडी तक गए थे महात्मा गांधी अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ 385 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके गए थे, है ना। और वहाँ पर जाकर दांडी स्थान पर जाके नमक कानून को तोड़ा था। उस समय जो है ना नमक बनाने पर ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था, है ना। तो वही नमक कानून तोड़ा था, बोला था कि भारत के लोग भी नमक बनाएगा और खुद से बनाएगा, खुद से खाएगा, है ना। और वही शुरू हो गया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से, ठीक ना, याद रखेंगे। और इसके अलावा इसमें बात करते हैं, अच्छा ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1934 में लास्ट में आके फाइनली बंद हुआ 1934 ईस्वी में, है ना। इसमें बहुत सारा घटना हुआ, गांधी में समझौता हुआ, पुनः पैक्ट हुआ, सामुदायिक पंचायत लागू किया गया, 32 में 3 गोल में सम्मेलन हुआ। तो ऐसे बहुत सारा घटना हुआ, है ना, अब देखिएगा। और फिर बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आ जाए। अच्छा, ये सब तो महात्मा गांधी का घटना हुआ था। 1940 में एक और घटना आंदोलन किए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे 1940 में।
40 ईस्वी में किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। और इसी में नारा दिया गया था दिल्ली चलो का, है ना। और एक और बहुत भयंकर आंदोलन किए थे, जो सबसे भयंकर आंदोलन था महात्मा गांधी का सबसे लास्ट में, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसी में मतलब कि 8 अगस्त को रात में बैठक हुआ कि कल आंदोलन करना है, और रात में मतलब सुबह में 9 अगस्त को जो है ना ब्रिटिश जो गवर्नर था उस समय, है ना, वायसराय था, वो चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर, है ना। और उसी के तहत, उसी ऑपरेशन के तहत जो है ना जितना भी बड़ा बड़ा नेता थे, जितना भी बड़ा बड़ा नथी था उस समय, उसको जो है पकड़ के बंद कर दिया गया था जेल में, ठीक ना। तो ये सब बात यहाँ से याद रखना है ना। इसी इसी में नारा दिया गया था डू और डाई, करो या मरो का, है ना। तो ये सब महात्मा गांधी का अथी था, मतलब कि क्या ये सब आंदोलन किए थे। और इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है ना बहुत सारा आश्रम बनाए हैं, आश्रम, जैसे याद रखिएगा फिनिक्स फॉर्म, है ना, टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म बनाए थे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाए थे सॉरी क्या बोल रहे हैं, टॉल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, और फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में, है ना, ये बनाए थे। अब देखिएगा आप, इसके अलावा आप बना था अनासक्त आश्रम बनाया था, अनासक्त आश्रम यहाँ पे उत्तराखंड में, है ना। वर्धा में बनाए थे वो आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम बनाए हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे आश्रम बनाए हैं, कई सारे इन्होंने बुक लिखा, जैसे एक बुक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बुक था, है ना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम इनका बुक था, सप्तगाथा इनका बुक था, है ना। सुनो विद्यार्थियों इनका बुक था, है ना। अनासक्त योग इनका बुक था, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक लिखे हैं, और 3-4 को पत्रिका या पत्रिका लिखे थे बहुत फेमस, जैसे हरिजन 1924 का बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता रहता है, ये हरिजन कौन लिखा है, तो 1924 में महात्मा गांधी लिखे थे। एक आधा जगह 1919 में लिखे थे, 1919 में लिखे थे यंग इंडिया, है ना, ये भी लिखे थे, है ना। एक लिखे थे इंडियन ओपिनियन 1993 में, जब दक्षिण अफ्रीका में ही थे, तो इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने यही लिखे हैं। और एक और लिखे थे 1896 ईस्वी में आपको ग्रीन पम्पलेट जो पत्रिका था, ये महात्मा गांधी का ही था, अब अफ्रीका से ही लिखे थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा इनका कृत्य है। ये तो ये महात्मा गांधी के बारे में इतना सारा बात करना, बहुत सारा चीज का काम किए हैं ये, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर कहाँ से आ गया, ये हो गया था 87। 88 में है कि URL का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 89 में है कि पैन में कुल कितना नंबर होता है, तो 10 गो होता है। लावेर कब ट्रेनिंग से संबंधित है ना। आशुतोष हो गया, सुब्रतो हो गया, आगा खां हो गया, ऐसे सब, आशुतोष सुब्रतो हो गया, है ना। मर्डेका हो गया, सब फुटबॉल से होता है, आगा का होता है हॉकी से, इंदिरा गांधी नेहरू कप होता है हॉकी से, सब होता है। 91 में है कि किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगर ऑप्शन आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो होता है, हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात में हो जाएगा, कर्नाटक में होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी किस लिए फेमस है, कपास के लिए, कपास के लिए प्रयुक्त होता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का एक और नाम है रेगूर मिट्टी, है ना। बिहार, अगर पूछते बिहार में सर्वाधिक मिट्टी कौन होता है, बिहार में सर्वाधिक मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है, सबसे अधिक पानी इसमें होता है जलोढ़ मिट्टी में। और एक क्वेश्चन है 92 तो करंट अफेयर है कि कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 19 में कौन विजेता रहा है, तो शेख हसीना रही थी। इसको छोड़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी का सरकार जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, है ना। अब रखिएगा इस 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान में जो है ना बहुत सारा लगभग 52 गो अनुच्छेद में संशोधन हुआ था, है ना। 2 गो नया भाग जुड़ गया था, कुछ सब जुड़ा था, है ना। देखिए कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता रहता है। अनुच्छेद सॉरी संशोधन 42वां से उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रखना है यहाँ से कि 42वां संशोधन से यहाँ से रखना है ये ना कि अनुच्छेद 42 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद, ये 3 जोड़ा गया था प्रस्तावना में, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 39 के का में जोड़ा गया कि समान न्याय संहिता और विधिक सहायता के लिए पैसा नहीं लगेगा, है मतलब कि इसको बोलते हैं निःशुल्क विधिक सहायता,
अनुच्छेद 39 के क में, है ना। फिर रखिएगा अनुच्छेद 43 के क में कहा गया उद्योग प्रबंधन में कारीगरों की भूमिका या कारीगरों की भागीदारी जिसको बोलते हैं, 43 के क में। और 48 के क में जोड़ा गया वन्य जीव वन्य प्राणी उसकी सुरक्षा संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये तीनों जोड़ा गया था इसमें। और अनुच्छेद 51 के क जिसको बोलते हैं भाग 4 के क इसमें जोड़ा गया था, यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, है ना, मौलिक कर्तव्य रोज से दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 आते हैं। अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया था ना कि यहाँ पे जोड़ा गया था कि मंत्रिमंडल, हाँ, मंत्रिमंडल अगर कोई प्रस्ताव भेजता राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, ये 74 में कहा गया था। लेकिन इसके बाद 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसमें उस बात को पलट दिया गया। उसमें बोला गया कि मंत्रिमंडल जो भेजेगा प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास उसको एक बार के लिए राष्ट्रपति खारिज कर सकते हैं, मतलब लेकिन दोबारा भेज देगा तो उसको पास करना पड़ेगा, ये बात कहा गया है ना। इसी 42वें में किया गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को कर दिया गया था 6 वर्ष के लिए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में फिर से कर दिया गया 5 वर्ष के लिए, इसको रखना है। अच्छा, 44वें संविधान संशोधन से यहाँ से एक बात आता है कि 44वें संविधान संशोधन में जो है ना सशस्त्र आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। आंतरिक अशांति जिसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया था, इसको रखिएगा अच्छे से, है ना। और इसके अलावा एक आर्टिकल में संशोधन किया गया था, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में कहा गया था कि संविधान में संशोधन जो होता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है ना। 42वां का ये बात है। तो ये सब बात हुआ था आर्टिकल 42 में, है ना। इसी में कहा गया था कि राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए महाभियोग लगा सकते हैं, जो पहले था 6 महीना के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए महाभियोग लगने की घोषणा। और इसके अलावा इसमें यह बात याद रखना है कि इसी अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत कुछ शब्द जो है कुछ सूचीबद्ध बदला गया, जैसे जनसंख्या हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, आपको हो गया माप, जिसको बाट बोलते हैं, बाट हो गया, मापतौल हो गया, है ना। इस सब को डाल दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, है ना। तो यहाँ से ये सब आ जाएगा, वन संप्रदाय से बोला गया था कि इसमें संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं किसमें, इसमें, है ना। चलिए, और अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ही हो गया, डायरेक्ट हो गया 44वां हो गया। 52वां में जोड़ा गया था दल बदल, 1985 में जोड़ा गया था अनुसूचित 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 में तो मैथमेटिक्स है। 95 में आते हैं। 95 में है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो तभी तो बताया संवाद नहीं होगा, बाकी संपर्क होता है, समाजवाद है, बंधुता है। और बोले थे संविधान संशोधन 42वां में जो है 1976 में जोड़ा गया था 3 शब्द प्रस्तावना में, कौन कौन, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, है ना। क्वेश्चन नंबर 96 में कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये गाना गाते हैं भूपेन हजारिका। 2019 में उनको भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा, है ना। भारत रत्न कभी करंट अफेयर नहीं होता है, फिर कभी भी पूछ सकता है ना। और कहाँ पे चल जाए। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि पद्म विभूषण पद्म हो गया, हजारिका वाला ही था। 97 में है अवंती की राजधानी कहाँ थी। अवंती का राजधानी था उज्जैन, है ना। अवंती, देखिए अवंती जो है ना, जिसे पढ़े होंगे आप महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद जो है उस समय कुल भारत में 16 को था। महाजनपदों की संख्या कुल मिला के कितना था, 16 को। और उसी में से 16 में से दरोगा का बिहार में कोई भी एग्जाम रहेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है महाजनपद के बारे में, है ना। तो इस सवाल बनते रहता है, जैसे बोलेगा अब माहिष्मती है तो इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि माहिष्मती की राजधानी कहाँ है, तो बोल दिए उज्जैन, है ना। माहिष्मती की 2 राजधानी था। अगर बोलेगा उत्तरी माहिष्मती के तो बोलना है उज्जैन, और यही रहेगा क्या था, दक्षिणी अवंती तो हो जाएगा माहिष्मती। दक्षिणी अवंती के माहिष्मती होता है ना। कुछ बोल देते हैं राजधानी और महाजनपद के नाम, जिसे याद रखिएगा। मत्स्य के होता है विराटनगर। वज्जी रहेगा, वज्जी को हो जाएगा, वज्जी अगर रहेगा, वज्जी के राजधानी होता है आपको विदेह या मिथिला, इसको बोलते हैं। वज्जी को हो जाएगा विदेह या मिथिला। अगर रहेगा वत्स तो वत्स होता है कौशाम्बी। अगर रहेगा मल
तो मल के होता है कुशीनारा। अगर रहेगा काशी तो काशी के होता है आपको काशी के होता है आपको कहाँ पे, वहीं पे मथुरा, काशी सॉरी काशी होता है वाराणसी, काशी के वाराणसी वही रहेगा। सूरसेन, तो सूरसेन क्या होता है मथुरा, ध्यान रखिएगा, काशी मथुरा नहीं होता है। काशी के होता है क्या, वाराणसी, और सूरसेन के होता है मथुरा, है ना। तो ऐसा समझना है। एक हाटक होता है, हाटक के आपको कम्बोज होता है, हाटक कहाँ पे, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है हाटक, जम्मू है ना, कम्बोज होता है ना, हाटक के कम्बोज हो गया। और अस्मक के पोटली होता है, और आगे जैसे हो गया मत्स्य, तो मत्स्य के विराटनगर होता है। और अवध, अवध के कहाँ होता है, अवध के होता है आपको कहाँ पे, सॉरी अवध नहीं, मगध होता है, मगध के गिरिराज या राजगिरी होता है। और अब कहाँ पे बोल दे, और एक को बोल देते हैं यहाँ राजगिरी, मगध राजगिरी हो गया है ना। कौशल, कौशल का श्रावस्ती होता है ना। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन है जो याद रखना है, अंग के चंपावत होता है सबको इस याद रखना है ना। 16 को मुझे पता है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि सेंटियागो राजधानी है, मतलब कि सेंटियागो कहाँ का राजधानी है, सेंटियागो है चिली राजधानी, चिली की राजधानी है आपको सेंटियागो शहर में, है ना, सेंटियागो शहर में चिली की राजधानी। और हाँ, उरुग्वे हो जाएगा मोंटेविडियो, उरुग्वे राजधानी होता है कहाँ पे, मोंटेविडियो। गुयाना एक ऑप्शन दिया हुआ है, गुयाना का राजधानी होता है जॉर्ज टाउन। और पेरू के होता है लीमा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि कौन सा रोग दूषित जल के संचरित नहीं होता है, दूषित जल से संचरित नहीं होता है, तो नहीं होता निमोनिया। निमोनिया जो है ना, वो जो रोग है वो है अथी का, वायरस का है ना। और बाकी जो देखिए जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल मतलब कि जो बैक्टीरिया से होता है, उस सब का सब हो जाएगा दूषित जल से। दूषित जल हो गया, दूषित भोजन हो गया, आसपास में कोई है छींक रहा है, थूक रहा है, उससे हो जाएगा, है ना। तो ये सब जितना जो टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, सब होता है इससे, है ना। और बाकी ये को बच गया कौन, अच्छा क्या बोल रहे थे, टाइफाइड किससे होता है, कौन जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड बीमारी। और हैजा जिसको बोलते हैं कॉलरा, विब्रियो कॉलेरी से होता है हैजा, होता है किससे, विब्रियो कॉलेरी से होता है हैजा, है ना। पीले दूषित भोजन से ही होता है। और एक आप रखेंगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 में है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, हाँ, तो भारतीय सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति होता है, उसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है ना। और ये बात कहा गया है आर्टिकल 53 के बी में, है ना, 53 के बी में कहा गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होगा कौन, राष्ट्रपति। और 53 में कहा गया है, 53 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होगा, संघ का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, है ना। और आप पता है कि 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद के पालन किया गया है ना। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट का पूरा हो गया आपका खत्म।